नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार पालीवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर। साथियों, सेकंड ग्रेड की परीक्षा तो लगभग हो चुकी है। लगभग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो पेपर वाली बस पकड़ी गई थी। तो आपको ही पता है कि बस में तो अपने को सीट मिलने से रही। कोई ट्रेन में अगर पेपर लीक होता तो क्या पता हमारा भी नंबर आ जाता। लेकिन जो भी हुआ वो गलत हुआ बच्चों के साथ। लेकिन अब अपन रीट और सीईटी की जो मेन है, अपना राजस्थान के जो कंपटीशन एग्जाम जो आने वाले समय में है, उन पर ज्यादा ध्यान देंगे। चाहे वो रीट हो चाहे वो सीईटी हो, उन पर अपना फोकस रहेगा। तो आज मैं राजस्थान की परीक्षाओं में पूछे गए और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों की सीरीज लेकर आया हूं। आज की क्लास में अपन 50 ऐसे प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे जो राजस्थान से महत्वपूर्ण तरीके से जुड़े हुए हैं और राजस्थान के कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो मैं बिना देर किए हुए जो है वो प्रश्नों की ओर चलता हूं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस क्लास का लाभ औरों को भी मिल सके और मुझे भी लाभ हो सके कि मेरे चैनल पर भी ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ सके। तो बिना देर किए हुए मैं जो है वो क्लास को शुरू करता हूं। एक और सूचना आपको दे देता हूं, अगर आपको इन पीडीएफ की जरूरत होती है, सोल्व पीडीएफ होती है या बिना सोल्व भी पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब अपन अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटरा थल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया? देखिए, सियोट के ठाकुर ने जब महिलाओं का अपमान किया था, जाट महिलाओं का अपमान किया था, तो उस अपमान के विरुद्ध जो है वो 10,000 महिलाओं का एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। तारीख दे रखी है इसमें 25 अप्रैल 1934 को। उस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी, प्रश्न ये पूछा है। तो मैं आपको बताऊं, उस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो किशोरी देवी ने की थी। जो किशोरी देवी थी वो उस सम्मेलन की अध्यक्षता थी। और उस सम्मेलन की सबसे जो मुख्य वक्ता थी वो थी उत्तमा देवी। सम्मेलन की मुख्य वक्ता यदि कोई थी तो वो किशोरी देवी थी, उत्तमा देवी थी, और अध्यक्ष जो थी वो किशोरी देवी थी। तो निश्चित तौर से बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है। तारीख भी पूछी जाती है, स्थान कटरा थल भी पूछा जाता है। सभी प्रश्न इस आंदोलन से पूछे जाते हैं। तो आप जरूर ध्यान रखिए, अध्यक्षता किसने की थी? किशोरी देवी ने की थी। कहां हुआ था? कटरा थल में हुआ था। कब हुआ था? 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। और कौन थी मुख्य वक्ता? उत्तमा देवी थी। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। मेवाड़ वागड़ के आसपास के क्षेत्रों में बिलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? देखिए, लसोड़िया आंदोलन की मैं यदि बात करूं, यानी मेवाड़ और वागड़ के क्षेत्र में जो लसोड़िया आंदोलन चलाया था वो संत मावजी द्वारा चलाया गया था। कौन से संत द्वारा? संत मावजी द्वारा इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। यदि मैं अन्य की बात करूं तो गोविंद गिरी जी की बात करूं तो इन्होंने इस क्षेत्र में भगत आंदोलन चलाया था। भगत आंदोलन ये इसी क्षेत्र का आंदोलन था और इसे जो है वो गोविंद गिरी या गोविंद गुरु जिस नाम से जाना जाता है, उन्होंने चलाया था। मोतीलाल तेजावत इन्होंने एक की आंदोलन चलाया था मेवाड़ में। एक की आंदोलन जो है वो मेवाड़ में चलाया गया था मोतीलाल तेजावत के द्वारा। तो मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया, गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया, मावजी ने लसोड़िया आंदोलन चलाया। तो निश्चित तौर से बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। आगे चलते हैं। बेंगू चित्तौड़गढ़ में है। किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो जिस व्यक्ति ने किया था उनका नाम था राम नारायण चौधरी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। एक्चुअल में राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता थे विजय सिंह पथिक। इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है
वो विजय सिंह पथिक ने किया और बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है राम नारायण चौधरी ने किया। दोनों आंदोलन एक साथ लगभग शुरू हुए थे, अपने सबाक पर ये दोनों एक साथ ही चढ़े थे। तो विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और राम नारायण चौधरी जी ने जो है वो बेंगू किसान आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। जयनारायण व्यास जोधपुर से आते थे, गोकुल भाई भट्ट सिरोही के रहने वाले थे, इन्हें राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। दूधवा खारा, दूधवा खरा नहीं है ये, एक्चुअल में दूधवा खारा है ये। दूधवा खारा जो आंदोलन है, दूधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? देखिए दूधवा खारा जो तहसील है, जो गांव है, वो वर्तमान में चूरू जिले में आता है और चूरू उस समय जो है वो बीकानेर रियासत के से संबंधित है। तो बीकानेर से संबंधित जो है वो दूधवा खारा आंदोलन है। इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो क्या था? हनुमान सिंह बुडानिया ने। हनुमान सिंह बुडानिया, हनुमान सिंह जी बुडानिया जो थे वो इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे। इसके अलावा बीकानेर रियासत के अंतर्गत ये किसान आंदोलन आता था। बाद में हनुमान सिंह जी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था, इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। दूधवा खारा आंदोलन के बारे में यही प्रश्न पूछा गया है कि दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत या दूधवा खारा किस रियासत में स्थित है? तो दूधवा खारा जो है वो बीकानेर रियासत से संबंधित है। आगे चलते हैं। रूपाजी व कृपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध किस आंदोलन से है? देखिए रूपाजी और कृपाजी दोनों जो है वो ये किसान नेता है जो बेंगू किसान आंदोलन में हुई गोलीबारी में मारे गए थे। बेंगू किसान आंदोलन के दौरान जो है वो घटना हुई थी, उसमें रूपाजी और कृपाजी नामक दो किसान शहीद हो गए थे। तो ये जो घटना है वो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। बेंगू चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बिजोलिया जो है ये बेंगू तो है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, और ये बिजोलिया जो है वो है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो बूंदी में भी एक किसान आंदोलन हुआ था जिसे बरड़ किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अलवर किसान आंदोलन भी बहुत जो है वो काफी कुख्यात रहा था, उसमें भी कई घटनाएं हुई थी। आगे चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। निम्मू चना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? देखिए निम्मू चना जो घटना है ये जिस राज्य से संबंधित है वो राज्य है अलवर। एक्चुअल में होता क्या है कि अलवर में, अलवर किसान आंदोलन के बारे में 2-3 प्रश्न बता देता हूं। नंबर 1 प्रश्न ये है कि राजस्थान में जो खालसा भूमि पर होने वाला पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो वो अलवर किसान आंदोलन था। तो खालसा भूमि पर किसान आंदोलन का मतलब हो गया कि जो भूमि राजा के सीधे अधिकार क्षेत्र में थी उस भूमि पर पहला आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो वो अलवर में हुआ था। हुआ क्यों था? होता क्या था कि महाराजा जय सिंह के शिकार के लिए जो है वो सुअर पाले जाते थे और वो सुअर क्या करते थे, किसानों की भूमि को जब वो दौड़ते थे राजा उनके पीछे जो है वो शिकार करने के लिए दौड़ता था। बेचारे सुअर तो जो है वो जानवर है, जान बचाने के लिए किसानों के खेत में घुस जाते थे, तो उन किसानों के खेत खराब हो जाते थे। तो खेतों में किसानों को ये और हिदायत थी कि वो सुअरों को मारेंगे नहीं, तो उन सुअरों से बचने के लिए पहला किसान आंदोलन हुआ था। तो वो खालसा भूमि पर हुआ पहला किसान आंदोलन था। बाद में जो आगे क्या हुआ कि जब वो तो किसान आंदोलन समाप्त हो गया क्योंकि राजा ने सुअरों को मारने की इजाजत दे दी। बाद में आगे का जो आंदोलन हुआ उसका कारण था कि लोगों ने जो है वो बढ़े हुए, जब अलवर में होता क्या है कि जो राजस्व की जो लगान की राशि है उसको बढ़ा दिया जाता है, जिसके विरोध में निम्मू चना में एक सम्मेलन आयोजित हुआ। उस पर जय सिंह की सेना ने जो है वो गोलीबारी करा दी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। इस घटना को जो वो निम्मू चना हत्याकांड, ये घटना जो है वो मई 1925 की है, 14 मई 1925 की ये घटना है और इसे महात्मा गांधी ने डबल डायरिज्म डिस्टल्ड कहा है। डबल डायरिज्म डिस्टल्ड के नाम से इस घटना को जाना जाता है। बहुत ही कुख्यात भारतीय और राजस्थान इतिहास की ये घटना है निम्मू चना हत्याकांड। भील व गरासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? देखिए भीलों और गरासियां दोनों दो जनजातियां हैं, इनको जो है वो
इकट्ठा करने के लिए जिस व्यक्ति ने सहयोग किया था वो थे गोविंद गिरी। गोविंद गिरी ने जो है वो 1883 ईस्वी के आसपास संप सभा की स्थापना की थी। इस सभा में उन्हीं लोगों को स्थान दिया जाता था जो लोग, यानी वे लोग जिन्होंने नशा मुक्ति छोड़ दी है, नशा करना छोड़ दिया है, नशा मुक्ति का समर्थन करते हैं, साथ ही समाज में जो है वो कुरीतियों को त्याग कराते हैं। ये जो है वो संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने। आगे चलते हैं। ट्रेंच कमीशन का संबंध किससे है? देखिए, ट्रेंच कमीशन जो है वो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, बेंगू किसान आंदोलन से ट्रेंच कमीशन। ट्रेंच कमीशन ने ही गोलीबारी की थी जिसमें रूपाजी और कृपाजी शहीद हुए थे। एक्चुअल में होता क्या है कि बेंगू में जो है वो किसानों और जागीरदार के बीच एक समझौता होता है जिसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दे दी जाती है, और बाद में जो है वो अंग्रेज उस समझौते को रद्द करवा देते हैं और बाद में नया समझौता करवाने के लिए ट्रेंच कमीशन बनाया जाता है। तो ये जो ट्रेंच कमीशन है ये जो है वो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। बेंगू किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन की बात करें तो ये अलवर से संबंधित है। अलवर से, अलवर में है, मेव जाति के लोगों ने किसान आंदोलन किया था। जाट किसान आंदोलन भी राजस्थान में काफी प्रसिद्ध किसान आंदोलन रहा है। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। बिजोलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण क्या था? देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन दूसरी बार क्यों प्रारंभ हुआ था मैं आपको बता दूं। होता क्या है, 1897 ईस्वी में पहली बार बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ होता है। 1897 से बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे लंबा किसान आंदोलन है ये। 1897 से 1941 तक इसकी समय अवधि है। अब होता क्या है, पहली बार जब 1897 में यह आंदोलन प्रारंभ होता है तो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल नामक दो व्यक्तियों को राणा फतेह सिंह के पास भेजा जाता है। राणा फतेह सिंह ध्यान नहीं देता है और राव कृष्ण सिंह दोनों का दमन कर देता है। फिर क्या होता है कि आंदोलन दब जाता है। अब क्या होता है, कृष्ण सिंह एक गलती कर देता है। कृष्ण सिंह 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही क्या करता है कि नागरिकों, किसानों पर एक कर लगा देता है जिसका नाम था चमरी कर। ये चमरी कर क्या था कि प्रत्येक किसान को अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर 5 रुपए राव कृष्ण सिंह को कर के रूप में देने पड़ते थे। अब 84 प्रकार की लागबाग पहले से ही लागू थी। अगर चौरी कर और लगा दिया गया तो किसानों की कमर टूट गई। किसानों ने इसका विरोध किया और इसीलिए बिजोलिया किसान आंदोलन दोबारा प्रारंभ हुआ था। तो दूसरी बार बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ होने का कारण था चौरी कर। पहली बार जब हुआ था तो वो अवैध कर थे, बाद में चौरी कर के कारण ये किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। किसानों को इसका फायदा भी मिला और चौरी कर को हटा दिया गया और चौरी कर के साथ साथ 10% लगान था उसे भी कम करना पड़ा था। आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। गीत प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः के रचयिता कौन है? ये प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः जो है वो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री द्वारा रचित गीत है। हीरालाल शास्त्री ने प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः नामक गीत की रचना की थी। यदि माणिक्यलाल वर्मा की बात करूं तो इन्होंने पंचीड़ा नामक गीत की रचना की थी। ये पंचीड़ा नामक जो गीत है वो माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः जो है वो हीरालाल शास्त्री ने लिखा था। इसके अलावा जीवन कुटीर नामक की स्थापना भी जो है वो हीरालाल शास्त्री द्वारा की गई थी। तो हीरालाल शास्त्री जो है वो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। आगे चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दे दिया था? देखिए, राजस्थान का जो प्रथम चरण था उसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। मत्स्य संघ, मत्स्य संघ। इसमें 4 रियासतें थी। कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, प्लस एक ठिकाना था जिसका नाम था नीमराणा। नीमराणा ठिकाना था और 4 अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर रियासतें थी। इनका नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव दिया था के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने कहा था कि इसका नाम जो है वो मत्स्य संघ रखा जाए, क्योंकि प्राचीन समय में ये मत्स्य जनपद का भाग था, इसलिए इसका नाम मत्स्य संघ रखा जाए। इसका उद्घाटन 18 मार्च 1948 को हुआ और उद्घाटन करता थे ये एन.वी.
गोडगिल साहब ने इसका उद्घाटन किया था। तो राजस्थान के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ था। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर इसकी रियासतें थी। 18 मार्च 1948 को उसका उद्घाटन हुआ। उद्घाटनकर्ता NV गोडगिल थे। राजधानी अलवर को बनाया गया। धौलपुर के महाराज उदयभान सिंह उसके राज प्रमुख बनाए गए। नाम रखने का सुझाव KM मुंशी ने दिया था। आगे चलते हैं। किस रियासत के शासक ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? यदि मैं बात करूं कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने ये उक्ति कही थी, तो देखिए राजस्थान के 2 राजा ऐसे थे जो भारत में मिलने को तैयार नहीं थे। मतलब एक तो ऐसा था जो मिलने को तैयार नहीं था, दूसरा पाकिस्तान में जाना चाहता था। पहला शासक था बांसवाड़ा का महाराज चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह ने जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे तो चंद्रवीर सिंह बोल रहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। दैट मीन्स वो भारत में मिलने का इच्छुक नहीं था। जबकि जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह, उस समय जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह थे और हनुमंत सिंह चाहते थे कि उन्हें जो है वो पाकिस्तान में मिलना है, क्योंकि पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें बहुत ज्यादा बड़े बड़े ऑफर दिए थे। बाद में सरदार पटेल के हस्तक्षेप के कारण उन्हें भारत में मिलना पड़ा। और आपको पता होगा जब विलय पत्र पर वो हस्ताक्षर कर रहे थे तो VP मेनन पर उन्होंने पेन पिस्तौल तक तान दी थी। तो घटना बहुत खतरनाक हुई थी। जोधपुर मिलना चाहता नहीं था। तो यहां चंद्रवीर सिंह था, जो चंद्रवीर सिंह यहां का शासक था। यदि मैं यहां के शासक की बात करूं तो हनुमंत सिंह थे। बीकानेर शार्दुल सिंह बीकानेर के राजा थे। ये तो बेचारे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने, पहली रियासत है ये पूरे भारत में जिसने राजस्थान में मिलने की हाँ कर दी थी, यानी भारत में मिलने के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उदयपुर के महाराज थे राणा भूपाल सिंह। राणा भूपाल सिंह भी भारत में मिलने के लिए किसी प्रकार की उन्होंने दिक्कत नहीं दिखाई है। 2 राजा थे, हनुमंत सिंह और चंद्रवीर सिंह। आगे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग से पहले एक आयोग बना था जिसे JVP आयोग कहा जाता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया थे। इसमें यह था कि इस आयोग के द्वारा इसने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा विरोध हुआ और उसमें आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया जिसके अध्यक्ष बनाए गए फजल अली। तो फजल अली जो थे वो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। इसी फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का निर्माण हुआ। राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। तो उस पूरा होने के पीछे जो आयोग था वो फजल अली आयोग ही था। इसी की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होता है 1 नवंबर 1956 को। क्लियर है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। आगे चलते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। देखिए तल्लीनाथ जी, तेजा जी, देवनारायण जी और पाबू जी। तो देखिए तल्लीनाथ जी का गांव पांचोटा जालोर, तेजा जी का पर्वत सर नागौर, देवनारायण जी का आसिंद भीलवाड़ा और पाबू जी का कोल्लू। देखिए अलग अलग लोक देवता है। राजस्थान की मैं बात करूं तो तल्लीनाथ जी ये पर्यावरण प्रेमी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बात करूं तेजा जी तो ये गोरक्षक देवता है, सांपों के देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। इन्हें रेबीज के रोग को ठीक करने के लिए भी याद किया जाता है। उसमें बात करें अगर अपन के देवनारायण जी, तो देवनारायण जी जो है वो जो है देवनारायण जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं, गुर्जरों के देवता हैं। और पाबू जी ऊंट रक्षक देवता के रूप में राजस्थान में पूजे जाते हैं। इनके स्थान जो दिए हुए हैं वो यूं है। अब इनका उत्तर क्या होगा? 1 के नीचे ए, तो 1 के नीचे ए, 2 के नीचे बी, 3 के नीचे डी और 4 के नीचे सी। ये ए ऑप्शन जो है वो इसका सही होगा। तो 14 नंबर का उत्तर हो गया ए। तल्लीनाथ जी का पांचोटा, तेजा जी का पर्वतसर, देवनारायण जी का आसीन और पाबू जी का कोल्लू गांव। और साथ ही मैंने आपको इनकी व्याख्या बताई दी है। आगे चलते हैं।
राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना कब हुई? राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना 1949 में हुई थी, जबकि राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू के द्वारा उद्घाटन किया गया था बगतरी गांव में, और ये बगतरी गांव नागौर जिले में स्थित है। तो नागौर जिले की बगतरी गांव में जो है वो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, लेकिन पंचायती राज के विभाग की स्थापना राजपूताने में 1949 में ही हो गई थी। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना कब हुई? 1949 में ही हो गई थी। आगे चलते हैं। राजस्थान के राज्यपाल जो पूर्व में वायुसेना के प्रमुख भी रह चुके हैं, देखिए राजस्थान के जो वायुसेना के प्रमुख रह चुके राज्यपाल है, सारे राज्यपाल रह चुके हैं राजस्थान के, इनमें ओम प्रकाश मेहरा जो है वो राजस्थान के एक ऐसे राज्यपाल हैं जो पूर्व में एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं। इसके अलावा बात करें तो ये गुरुमुख निहाल सिंह, ये प्रथम राज्यपाल, कलराज मिश्र जी ये वर्तमान राज्यपाल, और कल्याण सिंह ये राजस्थान के राज्यपाल भी रहे थे, यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे थे, हाल ही में इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो आगे चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहां पर की गई? देखिए राजस्थान में एक ही छावनी बोर्ड है, वो है नसीराबाद। 1857 की क्रांति के समय भी राजस्थान में 6 छावनियां थी, सैनिक छावनी थी। सैनिक छावनियों में जो है वो छावनी बोर्ड बनाया जाता है। ये छावनी बोर्ड भारत सरकार के अधीन रहकर काम करता है, और ये राजस्थान में एक ही जगह है, वो नसीराबाद में है। और नसीराबाद कौन से जिले में है? नसीराबाद अजमेर जिले के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिए, ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, नसीराबाद में छावनी बोर्ड है। आगे चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? देखिए राजस्थान में प्रत्येक देवता को अलग अलग कामों के लिए याद किया जाता है। तो शिशु रक्षक देवी के लिए याद के लिए महामाया माता देवी को जो है, महामाया माता को जो है वो शिशु रक्षक देवी माना जाता है। जब बच्चों को बीमार होते हैं तो उनकी ओट में जो है वो ले जाया जाता है, उनके दरबार पर ले जाया जाता है, जिनसे उनको ठीक होती है। इसके अलावा घेवर माता, छींच माता, चोच माता, ये भी अलग अलग जो है वो लोक देवियां राजस्थान में पाई जाती है। आगे है मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक एवं प्रमुख कार्यकर्ता श्री माणिक्यलाल वर्मा को 1939 में गिरफ्तार कर मेवाड़ के किस स्थान पर बंदी बनाया गया? देखिए राजस्थान के जो सबसे प्रसिद्ध कार्यकर्ता है माणिक्यलाल वर्मा, उनको जो है वो 1939 में जेल में डाल दिया गया, और जेल में ले जाकर उन्हें कुंभलगढ़ दुर्ग में बंद कर दिया गया था। कुंभलगढ़ दुर्ग में बंद कर दिया गया था। ये टोडगढ़ की जेल है नहीं, अजमेर में टोडगढ़ दुर्ग जो अजमेर में है, और यहाँ विजय सिंह पथिक को रखा गया था। विजय सिंह पथिक जो है उनको टोडगढ़ जेल में रखा गया था। पथी छोटो आशी, विजय सिंह पथिक को जो है वो टोडगढ़ जेल में रखा गया था। इसके अलावा अचलगढ़ दुर्ग वो सिरोही में है, और अजमेर दुर्ग वह अजमेर में है, इनके बताने की जरूरत था ना। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो कुंभलगढ़ तहसील में ही है, उदयपुर में। तो ये उदयपुर कर देता हूं। ये शायद एक बार मिटा देता हूं, इसको देख के बताएंगे। आगे चलते हैं। सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक थे, देखिए सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक थे राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना जो है वो गोकुल भाई भट्ट ने की थी। तो राजस्थान के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान के गांधी के नाम से प्रसिद्ध गोकुल भाई भट्ट ने जो है वो इस प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसके अलावा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ये बांसवाड़ा प्रजामंडल से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, ये बांसवाड़ा के थे। ये जैसलमेर से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे मिठालाल व्यास। क्लियर है? बात करते हैं अगले प्रश्न की। वागड़ के गांधी, पहले तो वागड़ के गांधी कौन है? भोगीलाल पांड्या जो है वो वागड़ के गांधी कहे जाते हैं। और वागड़ का जो गांधी है भोगीलाल पांड्या, उनका संबंध डूंगरपुर जिले से है।
डूंगरपुर जिले में उन्होंने अलख के कई काम किए, इसीलिए उन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है। वो डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित कार्यकर्ता भी रहे, संस्थापक भी रहे, अध्यक्ष भी रहे। तो भोगीलाल पांड्या वागड़ के गांधी, और उनका संबंध कहाँ से था? डूंगरपुर से था। और यही वही डूंगरपुर है जिसका संबंध भील बालिका कालीबाई से था। वागड़ सेवा मंदिर, भील सेवा संघ आदि की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारी का क्या नाम था? तो ये भी काम जो है वो भोगीलाल पांड्या के हैं, उन्होंने ही ये जो है वो स्थापना की थी। इसके अलावा एक नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, अर्जुन लाल सेठी। ये जयपुर से संबंधित थे, बाद में अजमेर चले गए। इनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है। ये कहा करते थे कि यदि अर्जुन लाल अंग्रेजों की या राजघराने की नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। अर्जुन लाल एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, और जितने भी ये क्रांतिकारी हुए हैं वो सारे उन्हीं के शिष्य थे। अर्जुन लाल सेठी बहुत ही जो है वो प्रसिद्ध व्यक्तित्व के धनी है राजस्थान से। किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? देखिए, कृष्णा दिवस का प्रश्न रीट में भी आया था, सेकंड ग्रेड में भी आया था। हालांकि रीट में और सेकंड ग्रेड में जो अंतर हो गया था, रीट वालों ने तो उत्तर मान लिया था, सेकंड ग्रेड वालों ने डिलीट कर दिया था। कहते हैं कृष्ण दिवस जो है वो जोधपुर में मनाया गया था। जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित जो है वो कृष्णा दिवस माना जाता है। तो जोधपुर में कृष्णा दिवस जो है वो प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया था। बीकानेर में जो है वो एक बीरबल दिवस मनाया गया था। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बीकानेर में बीरबल दिवस कहाँ मनाया गया था? ये बीरबल दिवस बीरबल सिंह जो शहीद हो गए थे उनकी याद में मनाया गया था। तो कृष्णा दिवस जो है वो जोधपुर में है, और बीरबल दिवस जो है वो बीकानेर प्रजामंडल द्वारा मनाया गया था। आगे चलते हैं। 1931 में राज्य में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कपूर चंद पाटनी के नेतृत्व में कहाँ हुई? देखिए, राजस्थान का सबसे पहला प्रजामंडल जो कोई बना वो 1931 में जयपुर में बना। उसी के साथ 1931 में ही जो है वो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी हो गई थी, ऐसा बताया जाता है। लेकिन फिर भी कपूर चंद पाटनी के नेतृत्व में जो जयपुर प्रजामंडल स्थापित हुआ वो राजस्थान का सबसे पहला प्रजामंडल माना जाता है। अंतिम जो प्रजामंडल है राजस्थान में वो झालावाड़ प्रजामंडल जो है वो राजस्थान में सबसे अंतिम प्रजामंडल माना जाता है। यानी झालावाड़ सबसे लास्ट में और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सबसे शुरू में हुई थी। 1946 में बना था। यह राजस्थान में स्थापित होने वाला अंतिम प्रजामंडल था झालावाड़ प्रजामंडल। बात करते हैं 25वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रजामंडल राज्य से बाहर बना? देखिए, राजस्थान में दो प्रजामंडल थे, जो एक भारत राजस्थान से बाहर बना, एक राजस्थान में बना लेकिन उस रियासत से बाहर बना। ये पूछ रहा है कौन सा रियासत से बाहर बना? तो ये जो है वो जैसलमेर प्रजामंडल था। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई, जबकि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई। बीकानेर प्रजामंडल 1936 में कहां बना? ये बना कलकत्ता में। ये तो बना कलकत्ता में, और ये जो जैसलमेर प्रजामंडल है ये बना जोधपुर में। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई। आगे चलते हैं। जयपुर प्रजामंडल की तरह किस प्रजामंडल में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया? यहां ने होगा, ने भारत छोड़ो प्रजामंडल आंदोलन में भाग नहीं लिया। देखिए, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इस भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था। हीरालाल शास्त्री और जो मिर्जा इस्माइल थे जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री, और हीरालाल शास्त्री थे जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष, दोनों के मध्य जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो बाबा हरिश्चंद्र ने आजाद मोर्चा बनाया था, उस आजाद मोर्चा ने इस आंदोलन में भाग लिया था। लेकिन एक और ऐसा प्रजामंडल जिसने भाग नहीं लिया वो था अलवर प्रजामंडल। क्योंकि अलवर प्रजामंडल पर भी जो है वो हीरालाल शास्त्री का बहुत ज्यादा प्रभाव था, इसलिए उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था। राजस्थान के दो ही प्रजामंडल जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, एक जयपुर प्रजामंडल था, एक अलवर प्रजामंडल था। आगे चलते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है।
इस मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष तो थे बलवंत सिंह मेहता, ये तो थे अध्यक्ष। भूरेलाल बया थे उपाध्यक्ष और ये थे संरक्षक और संस्थापक। अब चक्कर क्या होता है, ज्यादातर लोग माणिक्यलाल वर्मा कर देते हैं क्योंकि वही इस प्रजामंडल के सर्वे सर्वा थे, लेकिन वास्तविकता में इसके अध्यक्ष तो थे वो बलवंत सिंह मेहता थे। बलवंत सिंह मेहता ही इसके प्रथम अध्यक्ष थे। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को। आगे चलते हैं। उदयपुर में अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद का छठा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? देखिए, अखिल भारतीय देशी लोक परिषद का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था। इसकी स्थापना इसलिए हुई थी ताकि ये कांग्रेस के आंदोलनों को राज्यों में स्थापित कर सके, देशी रियासतों में चला सके। हालांकि प्रजामंडल वो काम कर रहा था, प्रजामंडल के साथ साथ अखिल भारतीय देशी लोक परिषद भी ये कार्य कर रही थी। तो ये जो अखिल भारतीय देशी लोक परिषद है, इसका छठा अधिवेशन उदयपुर में आयोजित हुआ था। ये पहली बार था जब अखिल भारतीय देशी लोक परिषद का कोई अधिवेशन किसी देशी रियासत में आयोजित हुआ था। ये उदयपुर में हुआ था और इसका जो है वो अध्यक्षता करने स्वयं जवाहरलाल नेहरू आए थे। जवाहरलाल नेहरू ने इस छठे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वैसे तो छठा था, लेकिन यह पहला अधिवेशन था जो किसी राज्य की देशी रियासत में आयोजित किया गया था। इससे पहले इसके जो 5 सम्मेलन हुए थे वो सारे के सारे ही 500 के 500 ही जो है वो अंग्रेजी भारत में आयोजित हुए थे। तो ये पहला सम्मेलन था जो रियासतों में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो आगे चलकर बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदयपुर में ये आयोजित हुआ था, छठा सम्मेलन था, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसका पहला अधिवेशन बंबई में आयोजित हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं 29वें प्रश्न की ओर। नैनूराम, पंडित नैनूराम की मैं बात करूं तो पंडित नैनूराम बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित थे, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। हाड़ौती के क्षेत्र में इनका प्रभाव काफी मात्रा में देखने को मिलता है। तो नैनूराम शर्मा बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित माने जाते हैं। क्लियर है, ये बूंदी किसान आंदोलन के भी नेता रहे हैं पंडित नैनूराम शर्मा। आगे चलते हैं। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? यदि मैं करौली प्रजामंडल की स्थापना की बात करूं तो करौली प्रजामंडल की स्थापना मुंशी त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी। बलवंत सिंह अपन पढ़ चुके कि बलवंत सिंह मेहता तो उदयपुर यानी मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे। सागरमल गोपा को आप जानते ही हैं, ये जैसलमेर से संबंधित ये तो जैसलमेर से संबंधित लीडर है। जैसलमेर में इनका जो है वो प्रभाव काफी मात्रा में अधिक रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं 31वें प्रश्न की ओर। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ? यदि राजस्थान में मैं 1857 की क्रांति की बात करूं तो 1857 की क्रांति 28 मई 1857 को शुरू हुई थी। 28 मई 1857 को राजस्थान से, ये नसीराबाद से शुरू हुई थी। वैसे भारत में यदि बात करूं तो 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से क्रांति की शुरुआत हुई थी, लेकिन राजस्थान में इसकी शुरुआत नसीराबाद से हुई थी। उसके अलावा कोटा, राजस्थान में सबसे ज्यादा तीव्र क्रांति यदि कहीं हुई थी तो वो कोटा में हुई थी। अगर प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा तीव्र क्रांति किस राज्य में हुई थी तो वो रियासत थी कोटा। ठीक है, कोटा में सबसे तेज हुई थी। और अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के बारे में तो आप जानते ही हैं, उन्होंने अंग्रेजों से कितना तकड़ा लोहा लिया था। आगे चलते हैं। जोधपुर रियासत के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जोधपुर रियासत की बात करूं तो जोधपुर रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मैकमोशन जो थे वो जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। और इनकी जो है वो चेल्लावास के युद्ध में हत्या कर दी गई थी। चेल्लावास, देखिए 3 युद्ध हुए थे ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों के बीच। पहला युद्ध भिथोड़ा का युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध चेल्लावास का युद्ध हुआ था और तीसरा अहुआ का युद्ध हुआ था। भिथोड़ा का युद्ध ठाकुर कुशाल सिंह ने जीता था, जिसमें जो है वो अंग्रेज अधिकारी हीथकोट ने भाग लिया था। हीथकोट भाग गया था, वो बच गया था, लेकिन जोधपुर राज्य का सेनापति ओनाड सिंह पंवार उस युद्ध में मारा गया था।
दूसरा युद्ध जो है वो चेलावास का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज अधिकारी मैक मोशन जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था उसने भाग लिया था, वो इस युद्ध में मारा गया और मैक मोशन का सिर काटकर ठाकुर खुशहाल सिंह ने जो है वो किले के बाहर लटकवा दिया था। उसके बाद तीसरा जो युद्ध हुआ था जिसमें होम्स ने जो है वो अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह को पराजित कर दिया और बाद में खुशहाल सिंह वहां से भाग गए और कोठारिया के रावत जोध सिंह ने उनको अपने यहाँ शरण दी थी। बाद में उन्होंने अपना जो है वो समर्पण कर दिया, जिसमें अंग्रेजों ने जांच में उन्हें जो है वो बेकसूर निर्दोष पाया और उन्हें छोड़ दिया गया। बाद में 1860 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अबुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह से भी रिलेटेड है मैक मोशन, क्योंकि उनकी हत्या उन्होंने ही की थी। आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में अंग्रेज छावनियों की संख्या कितनी थी? हाल ही में मैंने अभी आपको बताया था कि अंग्रेज छावनियों की संख्या 6 थी। राजपुताने में उस समय 6 सैनिक छावनियां हुआ करती थी। इन 6 सैनिक छावनियों में नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, खेरवाड़ा, तो 6 सैनिक छावनियां थी। नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, खेरवाड़ा, 5 ये थी और एक और टोटल 6 सैनिक छावनियां थी जो इस आंदोलन में जो है वो 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां राजस्थान में थी। आगे चलते हैं। केसी सिंह बारट से संबंधित कौन सा स्थान है? अगर केसी सिंह बारट से मैं बात करूं तो केसी सिंह बारट से शाहपुरा संबंधित है। शाहपुरा ये जयपुर वाला नहीं है, शाहपुरा ये भीलवाड़ा वाला है। भीलवाड़ा से ये संबंधित थे, भीलवाड़ा की शाहपुरा तहसील से ये संबंधित थे और इनके बारे में जो है वो कहा जाता है कि इनका पूरा परिवार क्रांतिकारियों से जुड़ा हुआ था, क्रांति गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। जोरावर सिंह थे वो इनके छोटे भाई थे और प्रताप सिंह बारट जो थे वो इनके पुत्र थे, वो भी क्रांति से जुड़े हुए थे। जोरावर सिंह बारट कभी पकड़े नहीं गए और केसी प्रताप सिंह जो बारट थे उन्हें गिरफ्तार करके बरेली जेल में रखा गया। उन्होंने बरेली जेल में जब कहा गया कि आपकी मां रो रही है, आपको अगर आप सरकारी गवाह बन जाते हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा, इस पर प्रताप सिंह बारट ने कहा था मेरी मां के रोने से यदि अन्य माएँ का रोना रुक जाता है तो मेरी मां को रोने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रताप सिंह बारट को बरेली जेल में रखा गया था जहां उनकी बाद में मृत्यु हो गई थी, तो वो शहीद हो गए थे। तो केसी सिंह बारट का तो पूरा परिवार जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा रहा। इसके अलावा इन्होंने राणा फतेह सिंह को चेतावनी चुंगटिया लिखा था जिसमें 13 सोरठे पढ़कर जो है वो 13 सोरठे पढ़कर राणा फतेह सिंह ने दिल्ली दरबार में जाना कैंसिल कर दिया था। वो दिल्ली दरबार में बाद में गए नहीं थे। तो ये ऐसे महान क्रांतिकारी थे केसी सिंह बारट। आजादी के दीवाने पुस्तक के रचयिता, यदि आजादी के दीवाने पुस्तक की मैं बात करूं तो ये लिखी थी सागरमल गोपा ने। सागरमल गोपा आजादी के दीवाने इन्होंने पुस्तक लिखी थी। सागरमल गोपा को जो है वो जेल में यातनाएं देकर इनकी हत्या कर दी गई थी। सागरमल गोपा जैसलमेर से संबंधित थे। इन्हें जो है वो हैदराबाद रियासत से भी देश निकाला दिया गया था। ये बहुत ही महान क्रांतिकारी थे, इन्हें जेल में यातना देकर मार दिया गया। आगे बात करते हैं 36वें प्रश्न की। 1857 के स्वतंत्र संग्राम में ब्रिटिश शासन ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया? देखिए, भारत के सबसे पहले क्रांतिकारी जिन्हें फांसी की सजा दी गई वो मंगल पांडे थे। और राजस्थान के मंगल पांडे कौन है? राजस्थान के मंगल पांडे अमरचंद बांटिया। ये एक बहुत ही पैसे वाले परिवार से आते थे। इन्होंने क्रांतिकारियों की मदद की पैसे से, इस कारण इन्हें जो है वो फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये राजस्थान में अमर शहीद, पहले शहीद होने वाले व्यक्ति है अमरचंद बांटिया। ठीक है, बाकी तो कोई 1857 की क्रांति से संबंधित भी नहीं है। आप एक चीज और देखिए, विजय सिंह पत्तीकर, सागरमल गोपा, केसी सिंह बारट, ये सब बाद के हैं। घनी बात मन जामिया ही कौन लगे है बीटे क्रांति टेम।
आगे बात करते हैं साधु सीताराम दास का संबंध किस किसान आंदोलन। देखो ये साधु सीताराम दास बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनका संबंध जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से है। इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया था और बाद में इन्होंने जो है वो विजय सिंह पथिक को बुलाकर इस आंदोलन का नेतृत्व सौंप दिया था। बिजोलिया किसान आंदोलन से ये संबंधित है साधु सीताराम दास। आगे बात करते हैं डाबड़ा कांड किस जिले से संबंधित है। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि ये स्वतंत्र राजस्थान का अंतिम हत्याकांड है। ये 1947 में हुआ था और डाबड़ा जो है वो डाबला या डाबड़ा नागौर जिले में आता है। नागौर जिले में चौधरी मोतीलाल के घर 13 किसानों की हत्या कर दी गई थी। ये स्वतंत्र राजस्थान का अंतिम हत्याकांड था जिसे डाबला या डाबड़ा कांड के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ भीलकोर का मुख्यालय कहाँ स्थित था। देखिए मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कंपनी ने की थी 1857 की क्रांति से पहले, लगभग 1843-40 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना का उद्देश्य था भील जो थे उन पर जो है वो नियंत्रण स्थापित करना, क्योंकि अंग्रेजों को वनों से बहुत लाभ था और भील जो थे उन्हें वनों में आने से रोकते थे। इसका जो मुख्यालय था वो उदयपुर में स्थापित किया गया था। अंग्रेजों ने जो है वो मेवाड़ भील कोर की स्थापना की थी। ठीक है, आगे चलते हैं 40वें प्रश्न की ओर। राजपूताना की सबसे प्राचीनतम रियासत कौन थी। राजपूताना की जब राजस्थान आजाद हुआ था उस समय सबसे प्राचीन जो कोई रियासत थी तो वो मेवाड़ थी। मेवाड़ की स्थापना लगभग 566 या 67 ईस्वी के आसपास जो है वो राणा गुहिल द्वारा या रावल गुहिल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा यदि अपन बात करें कि राजपूताने की सबसे नवीन रियासत की बात करूं, नवीन रियासत जो थी वो झालावाड़ थी। झालावाड़ जो है वो सबसे नवीन रियासत थी। इसकी स्थापना 1838 में हुई थी। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत 1838 में ये स्थापित हुई थी झालावाड़। और इसके अलावा ये जयपुर उस समय जनसंख्या इसकी सर्वाधिक हुआ करती थी और सबसे बड़ी रियासत जो थी वो थी मारवाड़। सबसे बड़ी रियासत जो थी वो थी मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे चलते हैं 41वें प्रश्न की ओर। कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है। कालीबंगा की बात करूं तो राजस्थान की सभ्यताओं में सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता कोई है तो वो कालीबंगा है। ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया होता है। ये वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। इसकी जो है वो बीके थापुर, MD खरे और BV लाल के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ था। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता है तो वो कालीबंगा है। यहां से जो है वो सबसे प्राचीनतम जुते हुए खेतों के अवशेष, एक साथ 2 फसलें बोने के अवशेष जो है वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा सभ्यता राजस्थान की सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई सबसे प्राचीनतम सभ्यता है और यहीं से हमें पार्क हड़प्पा के भी जो है वो अवशेष प्राप्त होते हैं। राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया। देखिए राजपूतों से अग्निकुंड की जो उत्पत्ति का सिद्धांत है वो पृथ्वीराज रासो से मिलता है। पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक है वो चंद्रवर्दई की है। चंद्रवर्दई से जुड़ी हुई पुस्तक है और चंद्रवर्दई ने ही इस जो है वो अग्निकुंड सिद्धांत को दिया है। उनके अनुसार 4 जो राजपूत है उनका जन्म अग्निकुंड से हुआ है। इन 4 राजपूतों में जो है वो परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान जो है वो अग्निकुंड राजवंश से माने जाते हैं। तो इनकी जन्म जो है वो अग्निकुंड से हुआ है। तो चौहान राजपूतों का संबंध भी किस से है तो वो अग्निकुंड राजपूतों से है, जिसका वर्णन जो है वो चंद्रवर्दई ने किया है। आगे तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ। देखिए तेजाजी का जन्म खड़नाल में हुआ था और ये खड़नाल जो है ना वो नागौर में है। खड़नाल में वीर तेजाजी का जन्म हुआ था। उनका नागौर खड़नाल स्थान प्रसिद्ध है। पर्वतसर उनका प्रसिद्ध मेला लगता है लेकिन जन्म स्थान उनका खड़नाल है। ये ध्यान रखना, खड़नाल उनका जन्म स्थान है तेजाजी का।
अगला प्रश्न, बनी ठनी चित्र किस शैली से संबंधित है? बनी ठनी की मैं बात करूं तो आपको पता ही होगा, बहुत फेमस चित्र है बनी ठनी, किशनगढ़ चित्र शैली से रिलेटेड है। कितना शानदार चित्र है, 1973 में इस पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हो चुका है। ये नागरीदास सावंत सिंह ने जो है वो बनवाया था और इसे जो है मोर ध्वज निहालचंद द्वारा इस चित्र को बनाया गया है। इस चित्र को जो है वो राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। जो लियोनार्डो दा विंसी का सबसे खतरनाक चित्र, सबसे शानदार चित्र यदि कोई है तो वो मोनालिसा है, और राजस्थान की मोनालिसा जो है वो बनी ठनी को कहा जाता है। फैयाज अली को जो है वो इस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। आगे चलते हैं 45वें प्रश्न की ओर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो अजमेर में स्थित है। अगर हमीदुद्दीन नागौरी की पूछ लेते तो नागौर में है। अगर नरहड़ के पीर की पूछ लेते तो झुंझुनू में है। अगर फकरुद्दीन की पूछ लेते तो डूंगरपुर में है। पूछा क्या? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पूछा तो अजमेर में है। ध्यान रखिए, बहुत सारी दरगाहें राजस्थान में है, नाम ध्यान में रखिए इनका। लांगूरिया गीत किस देवी से संबंधित है? लांगूरिया नृत्य और लांगूरिया गीत केला देवी से संबंधित है। केला देवी राजपूताने की एक ऐसी देवी है, राजस्थान की एक ऐसी देवी है जिन्हें साकारी देवी माना जाता है, उन्हीं से संबंधित ये लांगूरिया गीत है। गिंधड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? गिंधड़ की मैं बात करूं तो गिंधड़ जो है वो शेखावटी का लोक नृत्य है। शेखावटी में ये नृत्य बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो कच्छी घोड़ी, ये राजस्थान के शेखावटी का जो है वो प्रसिद्ध व्यावसायिक नृत्य है। इसमें पैटर्न बनाने की कला होती है और ये डांस किया जाता है। इसके अलावा चंग नृत्य भी जो है वो शेखावटी का है। मारवाड़ की बात करूं तो जालोर का ढोल नृत्य। यदि मेवाड़ की बात करूं तो मेवाड़ में भी बहुत सारी रास लीला वगैरह कई नृत्य जो है वो किए जाते हैं। तो मारवाड़ की बात करूं तो बहुत सारे हैं, घूमर भी हो गया, गुड़ला भी हो गया, जालोर का ढोल नृत्य भी हो गया। मेवाड़ की बात करूं तो रास दरीर, वो कई प्रकार के वहां पर नृत्य किए जाते हैं। और शेखावटी में कच्ची घोड़ी और चंग नृत्य और गिंधड़ नृत्य यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं। बातारी फुलवाड़ी किसकी रचना है? यदि बातारी फुलवाड़ी की बात करें तो आपको पता होगा विजयदान देथा की ये ग्रंथ है। इसमें बातों की फुलवाड़ी का मतलब कि लोक को अवतार बातां बुतां चल रहे नहीं, बांग की भेड़े करेड़ी बातां हैं। विजयदान देथा, इन्हें विजी भी कहा जाता है। इनका जो है वो प्रसिद्ध पुस्तक है। इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा बागो बारमल्ली की रचयिता लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है, ये भी बहुत फेमस है। इन्हें भी राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। आगे बात करें, केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी उद्यान कहाँ स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी उद्यान राजस्थान में भरतपुर जिले में स्थित है। भरतपुर जिले में स्थित है और ये राजस्थान का सबसे जो है वो छोटा राष्ट्रीय उद्यान। अभी यहाँ दो ही है, एक वो रणथंभौर है, एक वो है। तो इनको जो है वो राजस्थान की यदि मैं बात करूं तो ये भरतपुर में है केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी उद्यान। ये पाइथन के लिए भी प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। इनमें जो है वो अजगर पाइथन पॉइंट पाया जाता है जहां अजगर देखने को मिलते हैं। बाकी पक्षी भी आगा घनाई, एक मैंने अलवर को है जिसका नाम जो है सरिस्का, वो सरिस्का भी काफी प्रसिद्ध है। वैसे राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, मैंने 2 बता दिया आपको। एक मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क और है, 3 अब नया बन गया। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, रणथंभौर और केवलादेव। तीनों में सबसे छोटा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो सरिस्का अभ्यारण्य का जरूर ध्यान में रखना। सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, वो ग्रीन पिजन्स के लिए प्रसिद्ध है वो। स्वामी केशवानंद राजस्थान में शिक्षा जगत के बहुत बड़े संत माने जाते हैं। स्वामी केशवानंद ये संग्रिया से संबंधित है, लेकिन इनका जन्म सीकर जिले में हुआ था। ये संग्रिया में तो आप जाएंगे तो इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। इनके नाम से बहुत सारी जो है वो आपने ग्रामोत्थान का नाम सुना होगा। ग्रामोत्थान सरदारसर में स्थित गांधी विद्या मंदिर की तरह ही है और उसकी स्थापना स्वामी जी के ही जो है वो पद चिन्हों पर चलकर हुई है। तो स्वामी जी की कर्म स्थली तो संग्रिया हनुमानगढ़ है, लेकिन स्वामी जी की जन्म स्थली सीकर में है। तो स्वामी केशवानंद एक बहुत महान संत हैं जिनका जन्म सीकर में हुआ। अच्छा, इतने ही है आज की क्लास में।
50% मैंने लिए राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए, और आए हुए नहीं आने वाले, ये कहीं आप आए हुए नहीं है, आसी आएंगे, और बहुत सारे पर्सन तो अभी सेकंड ग्रेड में इसमें से आए ही है। मैंने ये क्लास तो सेकंड ग्रेड से पहले ही बना ली थी, लेकिन आज इसको लॉन्च किया है। कारण क्या हो गया कि वो मतलब सेकंड ग्रेड की आंसर की बनानी थी, एक और आंसर की बनाते, लेकिन वो पेपर लीक हो गया, तो उसकी तो कोई चिंता नहीं, 29 जनवरी को पेपर होगा तब अपन बना लेंगे। अब सीईटी 7 जनवरी को है, तो उस पर भी अपना फोकस रहेगा, और रीट पर तो अपना फोकस सदा से ही बना हुआ है। तो रीट के बच्चे इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।